गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरा साथ देंगे, पूरा दिन हमारे साथ। और पूरा दिन जब आप हमारे साथ देंगे तो टीवी पर सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए आप हमारे मॉर्निंग शो को देखते हैं, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा हम आपके सामने रखते हैं। बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की करते हैं, बल्कि हमारी नज़र मुस्लिम दुनिया पर भी रहती है। आसपास के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाते हैं और उस बड़े प्रोग्राम पर भी आपको ले चलने की कोशिश करते हैं, जो पिछले कई दिनों से लगातार हमारी मुहिम का हिस्सा बना हुआ है कि आखिर जिम्मेदार कौन। अब जिम्मेदार कौन और किस मामले पर? तो मामला आपका, मेरा, हम सब के मुस्तकबिल का है, नौजवानों का है। उड़ता जम्मू कश्मीर, आखिर यह टाइटल हटेगा कब? पाकिस्तान, पंजाब से बढ़कर अगर हमारी रियासत अब उस दलदल में फंस रही है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इस पर बात करें। यह सिलसिला भी आज जारी रहेगा। अहम तरीन मेहमान हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे। आप थोड़ी देर में जब आप देखेंगे इस प्रोग्राम में तो आपको भी पता लगेगा कि रियासत के हालात किस तरीके के हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ जब ज्वाइन करेंगे तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आएंगे। आप सफ़र कर रहे हैं, बैरून रियासत है तो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ हर पल आप ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं जी आगाज़। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से और आपको बताएंगे कि हिस्ट्री के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है। यानी तारीख के पन्ने जब खंगालते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। चंद वाक़ात आपके सामने फटाफट से रखेंगे आसिफ रशीद, जिसके बाद अहम तरीन बड़ी खबरों पर फटाफट से नजर डालते हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। आगाज़ हो चुका है, 8:37 हो गए। हम और आप 10 बजे तक साथ साथ रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, खबरें, तज्ज़िया और तबसरा होगा। अहम तरीन मौजू जिस पर हम कई दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेहमानों की आरा आप तक पहुँचती है और वो है मंशियात से मुतल्लिक। उस पर आज भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आज के दिन की जब बात हुई है तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, तारीख के आईने में आज के दिन की अहमियत क्या है, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखें। आज ही के दिन 1957 में बाबा कौम कहलाने वाले महात्मा गांधी के बेटे और मशहूर सहाफ़ी देवदास गांधी का इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है। उनकी जो सहाफ़ती खिदमात हैं उनको आज याद किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर एक मुख्तसर तकरीब भी होती है और सहाफ़ियों की जानिब से बिलखुसूस आज के दिन उनको और दीगर जो सहाफ़ी इस दुनिया से आज के दिन चले गए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है। 1984 में मद्रास हवाई अड्डे पर आज के दिन बम हमला हुआ और इस धमाके में 32 लोगों की जान चली गई। तहकीकात के बाद 87 लोगों की गिरफ्तारी भी इस केस में हुई थी। 1998 में 27 या 26 बरस कबल मुंबई के बांद्रा में एक इमारत गिरने से 35 अफराद की मौत आज के दिन हुई। अगस्त की 3 तारीख साल 2014 चीन में एक तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। कम से कम 617 अफराद ने अपनी जानें गंवाई, 2400 से ज़ायद जख्मी हुए। साल 1975 था दिन आज का ही जब चीन के अंदर एक और अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। एक 2014 में, एक 1975 में, जब 2 कश्तियां आपस में टकराई और इसके बाद डूब गई। 500 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई कश्तियां टकराने और इसके बाद डूबने से। 1967 में अमेरिका ने 45,000 फौजी वियतनाम रवाना किए और वियतनाम जंग, जो कि तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनाई गई 20 बरसों में, उसके बाद अमेरिकी अफवाज का इनखला शुरू हुआ। उससे पहले वियतनाम सुर्खियों में था और यहाँ से भी अमेरिकी अफवाज ने शिकस्त खाई। तकरीबन 10.5 बरस तक इस खित्ते के अंदर लड़ाई जारी रखी लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 1940 में इटली की फौज ने आज ही के दिन बर्ली सोमालिया पर हमला किया, यानी दूसरी जंग अजीम का एक तरह से जो आगाज था, शुरुआती दिन थे। साल 1914 जब पहली जंग अजीम जारी थी तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान आज ही के दिन किया था। साल 2005 अगस्त की आज 3 तारीख थी जब मारतानिया में फौजी बगावत के दौरान सदर अहमद ताया की हुकूमत, जिसका तख्ता पलट दिया गया, बरतरफ कर दी गई और फौजी हुक्मरानों ने इक़्तिदार आज के दिन संभाल लिया। 1957 में आज ही का दिन था जब मलेशिया की आज़ादी के बाद प्रिंस अब्दुर्रहमान ने हुकूमत संभाली और इस तरीके से जो अवामी मुंतखबा हुकूमत का एक उनके नज़रियात थे कि अवामी मुंतखबा हुकूमत होनी चाहिए, उनको फ़रोग देने की भी एक कोशिश हुई और शुरुआत आज के दिन हुई कि सिविल गवर्नमेंट, फौजी
हुक्मरानों से निजात पाने के बाद आज 1957 में मलेशिया में शुरू हुई। साल 1934 आज का दिन था जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का हुक्मरान बना। इससे पहले वो फौजी सरबराह था और सिविल हुकूमत कायम करने की कोशिश की, ताहम वो वर्दी में रहकर बतौर फौजी सरबराह अब नहीं रहेंगे, लेकिन कहा गया कि वो सदर जर्मनी के बनेंगे। एडोल्फ हिटलर ने जिम्मेदारी संभाली और इस तरीके से वो एक तरफ आर्मी में भी रहे, सिविल हुकूमत का भी हिस्सा रहे। 1934 के बाद 1934 और 46 के दरमियान यहूदियों का बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो बताया जाता है कि कत्ल भी हुआ, और ये सब एडोल्फ हिटलर के दौरे इक़्तिदार में हुआ। और आज ही के दिन 1783 में जापान में आतिशफिशां फटने से 35,000 लोगों की जानें गई, और ये लावा फटने से जो सबसे बड़े इंसिडेंट्स थे, सबसे बदतरीन वाक़यात जापान के अंदर रहे हैं, तबाहकुन ज़ल्ज़ले से या फिर सुनामी से या आतिशफिशां फटने से, उनमें से एक बदतरीन वाक़या ये भी था। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें आपके सामने हमने रखी हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, और इसके बाद खबरों की तरफ चलेंगे। इससे पहले मुल्क के बाकी हिस्सों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों या फिर रियासतों की खबरें आप तक पहुँचें, मौसम का हाल अहवाल भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। दीगर मौज़ूआत भी हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा बैनुल-अक़वामी सतह पर एक खबर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो गज़ा से आपको बताएं। बैतुल मक़दस में जहाँ नमाज जुमा तो अदा की गई, लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल है उसने एक बार फिर से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कशीदा सूरत हाल पैदा कर दी है। खुतबे में इस्माइल हनिया की तारीफ पर इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है, और इसके बाद खित्ते के अंदर जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक नई किस्म की जंग का आगाज हुआ है, उसको एक तरह से फिर हवा देने की कोशिशें इजरायली अफवाज की जानिब से हुई हैं। मकबूजा जो फ़लस्तीनी इलाका है, मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया, जिनका बुध को आपको याद होगा कि कत्ल हुआ था, कल उनकी तदफीन भी कतर दोहा के अंदर हो गई। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मस्जिद अक्सा में दिए जाने वाले खुतबे में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम या हमास के सरबराह इस्माइल हनिया, जिनके लिए लफ्ज़ शहीद इस्तेमाल किया गया और तारीफ की गई, मस्जिद अक्सा की जो 85 साला इमाम शेख अकरमा सबरी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की तस्दीक मकामी मीडिया की जानिब से भी कर दी गई है, और इजरायली कौमी सलामती के वजीर, जिनके मुताबिक इंतहा पसंद सियासतदान अतमर बिन गोवेर ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी दी, और बाज़ाब्ता तौर पर जो मस्जिद अक्सा के इमाम हैं उनकी तस्वीर के साथ एक पोस्ट उन्होंने शेयर की है। उनके मुताबिक शेख अकरमा, जिनकी एक धुंधली तस्वीर भी शेयर की गई, वो कह रहे हैं कि इंतहा पसंदी को इस खत्ते के अंदर फ़रोग देने में जिन लोगों का हाथ है उनमें से एक ये भी है। और अतमर गोवेर जो कि वज़ीर हैं वहाँ के, वो लिखते हैं कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि जो आइमा मसाजिद हैं उनका भी इसमें रोल है। तो इस इल्ज़ाम के साथ इजराइल ने इस वक्त मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। इस तस्दीक सरकारी सतह पर भी हो गई है, लेकिन इतलात ये भी हैं कि इस्माइल हनिया, जिनकी कल तदफीन हो गई, उनकी हलाकत के बाद मुसलसल झड़पें भी कई एक हिस्सों में हो रही हैं। तो अभी भी मुकम्मल तौर पर यह कहा जाए कि पुरअमन सूरत हाल मस्जिद अक्सा या इसके आसपास वाले हिस्से में है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इजराइल की बात हो रही है तो भारत सरकार और अमेरिका ने भी एक फैसला लिया है, और खबर मगरबी एशिया में जब बढ़ती कशीदगी है तो एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है कि इजराइल या तेल अवीव जाने वाली जितनी भी परवाजें थी वो रोकने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ने भी भारत की तरह एक बड़ा फैसला लिया है कि खित्ते के अंदर कशीदगी है, किसी भी सूरत में, चूंकि ईरान की जानिब से जवाब देने की बात कही गई है, धमकी दी गई है, ईरान ने इजराइल से बदला लेने की बात कही इस्माइल हनिया की मौत के बाद, तो उसके बाद फिलहाल 8 से 12 अगस्त के दरमियान, यानी भारत सरकार ने या एयर इंडिया की जानिब से फैसला लिया गया कि तेल अवीव जितनी भी परवाजें जाती थी 8 अगस्त तक फिलहाल ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगे। 8 तारीख की शाम को एक और फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने फैसला लिया है कि 12 तारीख तक बड़ी एयरलाइंस जितनी भी मुल्क की हैं उन्होंने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस, एयर इंडिया, कोरियन, डेल्टा एयरलाइंस, लुफ्थांसा, स्विस, ब्रसल्स एयरलाइन, आईटी एयरवेज, ये तमाम ऐसी बड़ी फिजाई कंपनियां हैं, मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेशन करती हैं। इजराइल जाने वाली तमाम परवाजों को फिलहाल रोक दिया गया है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान ने इस्माइल हनिया की मौत के बाद 3 मरतबा बयान जारी करके धमकियां दी, कहा कि उनकी जानिब से प्लान तरतीब दिया जा रहा है और बहुत जल्द जो ईरान की सालमियत पर हमला किया गया, बराह रास्त उस पर हमला हुआ है, इसका जवाब इजरायली फोर्सेस और हुकाम को दिया जाएगा। और इस खतरे से निपटने के लिए फिलहाल एहतियाती तौर पर बड़ी परवाजों को रोकने का फैसला हिंदुस्तान, अमेरिका और यूरोप के कई बड़े ममालिक ने लिया है।
चलिए जनाब, मशरक़ी वस्ता की दो अहम बड़ी खबरें हमने आपको बता दी और अब ज़रा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के अंदर, जहां पर कल सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की दावत पर तमाम गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को दिल्ली तलब किया गया था, कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहीं पर आज इतला ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दो अहम तरीन वज़रा से मुलाकात करने वाले हैं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज मुलाकात कर सकते हैं, जो राजभवन के जराया हमें बता रहे हैं। और ये मुलाकात नई दिल्ली के अंदर होगी, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। और फिर ये इंतखाबाई दंगल जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इंतखाबात की ओर बढ़ रही है, उस पर भी तबादले ख्याल हो सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा आला तरीन अफसरान भी नई दिल्ली के अंदर मौजूद है। तमाम इत्तला ये है कि इस मीटिंग के अंदर जहां सलामती सूरत हाल, सरहदी मामलात और साथ साथ आने वाले इलेक्शंस पर इंतहाई अहम तरीन बात होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली के अंदर मौजूद है, जहां पर आज बैक टू बैक दो अहम तरीन मीटिंग्स होनी है। राजनाथ सिंह वजीर दिफा, जिसके बारे में इतला ये है कि अगले हफ्ते वो शायद जम्मू का भी दौरा करें, इस हवाले से भी मीटिंग को अहम माना जा रहा है। वहीं पर वजीर दाखिला के साथ सलामती सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जा सकता है। इस बीच इतला ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह दौरा तब हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आमद है। और और खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आमद जब जम्मू कश्मीर होगी तो उससे पहले इन दोनों मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से एक मोशन सेट होगा कि जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात और सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है। तो याद रखिएगा, गवर्नर दिल्ली के मौजूद है। ऑफिशियल्स है और इतलात और खबर ये है की तस्दीक कर दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 3 दिन का दौरा जम्मू कश्मीर का होगा। और इस में तमाम तर तैयारियां जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल की जा रही है। 8 तारीख से ये दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है। 8, 9 और 10 तारीख को कमीशन पूरी तरह से तीनों मेंबर जो फुल कमीशन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेगा। और कमीशन जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के साथ मुलाकात करेगा, वहीं पर चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल पुलिस, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs के साथ भी मुश्तरका मीटिंग करेगा। इस बीच इतला और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले श्रीनगर वारिद होगा, जहां पर वो सियासी जमातों के तमाम लीडरों के साथ मुलाकात करेगा। उसके बाद जोनल लेवल के अफसरान जितने भी हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट SPs और DCs है, उनके साथ अलहदा मीटिंग होगी। टॉप ऑफिशियल्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात होगी। और 10 तारीख को बाद सपहर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो टॉप सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 10 तारीख को ही यह पता लगेगा कि ऊंट किस करवट जम्मू कश्मीर के अंदर बैठेगा, कि क्या चुनाव सितंबर से कबल होंगे या चुनाव के लिए कुछ माह और इंतजार करना होगा। लगभग ये उसी दिन तय होगा जब 10 तारीख को कमीशन की तरफ से श्रीनगर या जम्मू के अंदर ऑफिशियल ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, इंतखाबात से पहले दौरे और सूरत हाल का जायजा लेने की तैयारियां हैं। इधर जहां पर इलेक्शन हुकाम इस वक्त सरगर्म नजर आएगी, वहीं पर सियासी जमातों की भी बात करेंगे, क्योंकि कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जहां कांग्रेस की जानिब से कुछ कमेटियां तश्कील दी गई है और जिम्मेदारियां जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कुछ बड़े लीडरान को दी गई हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। और आज जम्मू पर सबकी नजरें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी का इजलास पार्टी के जम्मू त्रिकुटा नगर वाक़ दफ्तर में होने जा रहा है। और आज दोपहर जब इजलास होगा तो इतलात के मुताबिक जी किशन रेड्डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तरुण चुग समेत पार्टी की जो आला क़यादत है, जम्मू कश्मीर का जो ग्रुप है, वो मरकजी क़यादत को आज बाज़ाब्ता ब्रीफिंग करेगा। कोर ग्रुप की जानिब से आइंदा इंतखाबात और बाज़ाब्ता तौर पर हो सकता है कि इंतखाबात पर जब तैयारी हो तो ऐन मुमकिन है कि जिस तरीके से कल हमने आपको बताया था कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को फाइनल कर सकती है इन्हीं कमेटियों के जरिए जो 3 मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ जम्मू कश्मीर के लिए तश्कील दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी की जानिब से मैदान में कौन से चेहरे होंगे, मुमकिन है कि उन नामों पर भी गौर व फिक्र इसी मीटिंग के दौरान किया जा सके। इतलात के मुताबिक इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर
यूनियन टेरिटरी के बीजेपी के सदर रविंद्र रैना के अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल, रुकने जो राज्यसभा हैं गुलाम अली खटाना के अलावा जो मौजूदा 2 रुकने पार्लियामेंट हैं और मरकजी वजीर भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा जुगल किशोर शर्मा, गुलाम अली खटाना, साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, कुविंदर गुप्ता, पार्टी के जो नेशनल सेक्रेटरी है डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज जिनमें डॉक्टर DK मनियाल हैं, साबिक वजीर हैं, सुनील शर्मा हैं, विबोध गुप्ता जो इस वक्त पीर पंचाल खिते के अंदर काफी एक्टिव हैं, ये आज मीटिंग का हिस्सा होंगे। पार्टी के जो नायब सदूर हैं जिनमें शक्ति राज परिहार हैं, सीनियर लीडर और साबिक रुकने असेंबली देवेंद्र सिंह राणा है। इसके अलावा पार्टी के कई आला जो तर्जुमान हैं सुनील सेठी, इसके अलावा GL रैना, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी, बीजेपी सह प्रभारी या को इंचार्ज कश्मीर रफीक वानी को भी इस मीटिंग में मदऊ किया गया है। तो आज न सिर्फ हिकमत अमली बनेगी कि इंतखाबात से कबल क्या करना है, बल्कि जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा मुमकिन है कि उनके चेहरों या नामों पर भी गौर फिक्र आज हो। कोर कमेटी का इजलास जम्मू के अंदर होगा और आपको पल पल का अपडेट इस हवाले से किया जाएगा। मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर की क़यादत भी मुतहरिक आहिस्ता आहिस्ता होती हुई नजर आ रही है। इस बीच जरा सीधे लद्दाख चलते हैं, जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन खिसकने की वजह से एक नुकसान वहां पर हुआ है और बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है और यह मामला आज सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान सुबह हुआ है। कबाड़ी नाला करगिल से इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर कि एक बिल्डिंग टूट गई है, अचानक से वो गया, जिसके नतीजे में 5 से 6 लोगों के इब्तिदाई तौर पर जख्मी होने की खबर है और जख्मियों को आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल लाया गया है, जहां पर उनकी हालत इस वक्त मुस्तहकम बताई जा रही है। 3 - 3:30 बजे के आसपास सुबह यह वाकया हुआ, जिसके फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर SSP कारगिल और हिल काउंसिल कारगिल के जो चेयरपर्सन है वो मौके पर पहुंचे और स्विफ्ट सही तरीके से और हंगामी बुनियादों पर वहां पर ऑपरेशन को चलाया गया और उस ऑपरेशन में लद्दाख पुलिस कारगिल जो थी वो मौजूद रही, इंडियन आर्मी के जवान वहां पर मौजूद रहे, मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों ने वहां पर सूरत हाल पर काबू करने की कोशिश की है। सुबह की तस्वीरें जहां पर चेयरपर्सन CEC उनके हमरा टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी वो आज खुद कर रहे थे और देख रहे थे कि कबाड़ी नाला के आसपास ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है आखिर इसकी वजूहत क्या। और अब ये इतलात आ रही है कि मजीद कुछ रिहायशी मकानों को भी नुकसान वहां पर पहुंचने की खबर। ज्वाइन कर चुके हैं इसाक, हमारे साथ अपडेट करें सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है सुबह कबाड़ी नाला करगिल के आसपास, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं और किस तरीके से ये कोलैप्स हुई है बिल्डिंग? एक शॉट पे आप खबर चलाते हैं। इस वक्त मैं ठीक कबाड़ी नाला करगिल में मौजूद हूँ और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जमीन खिसकने की वजह से मकान जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है। ये तहरीर ही कहीं न कहीं ये स्ट्रेच काफी रिस्क स्ट्रेच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मलबा है, जो मलबा वाला पार्ट है वो काफी इससे पहले भी काफी रिस्क माना जाता था। और आज सुबह 3:45 के करीब SHO करगिल ने रिपोर्ट किया है और SSP करगिल भी उसी वक्त यहाँ पे लगभग 4 बजे के करीब पहुंच के पूरी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया है। ये मकान गिरने के बाद जो है अभी तक के अपडेट के हिसाब से लगभग 12 लोग जो हैं वो इंजरी हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी सेफ बताया जा रहा है और उनका इलाज इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, सुबह लद्दाख पुलिस करगिल यूनिट के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। UTDRF की टीम भी यहाँ पे मौजूद थे और पूरा मॉनिटर SSP करगिल M श्रीराम कर रहे थे। और इस दौरान जो लोकल वॉलंटरी टीम है, जिसमें खासकर बसीज इमाम है, अलरजा की टीम है, म्यूनिसिपल कमेटी के जो टीम है, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे और ये कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 12 लोगों को कामयाबी के साथ जो इंजर्ड यकीनन है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में शिफ्ट किया है। लेकिन इसके बाद जो है
सीसी करगिल और डिप्टी कमिश्नर करगिल ने भी साइट का मुआयना किया और पूरी तरह से साइट का एसेस किया है और उनका कहना है कि आने वाले समय में यानी आज ही एक इंक्वायरी टीम बिठाया जाएगा और इंक्वायरी टीम बिठा के यहाँ पे जिसकी भी गलती है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जो यहाँ पे आई विटनेस थे जो इसके ऑपरेशन में शामिल थे, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पे जब भी आप कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मुहैया किया जाएगा तो जो ऊपर जितने भी और भी कई सारे मकान हैं उनको इवैक्यूएट करके ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल को लेने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में और भी इस तरह के वाकयात देखने को मिल सकता है, क्योंकि और भी इसमें कई सारे टेरीन हैं और भी मकाने ऊपर कई सारे मकाने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब जितने भी लोग हैं, ये बताइएगा और ये वजह क्या बताई जा रही है? ये इस वक्त ये जो दाएं बाएं कह रहे हैं कि 2-4 और मकान भी खतरे में हैं, यहाँ कोई जमीन इतनी कोई कच्ची है, कोई कमजोर है, कुछ और प्रॉब्लम है, हुआ क्या असल में? जी यकीनन जमीन एक तो काफी इस एरिया में जमीन जो है वो कच्ची है और काफी इसका जो हाइट है वो काफी बड़ा है और उसी के ऊपर जो है मकानों का कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ नीचे जो एरिया है उस एरिया में जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है, जब वहां पे खोदने का काम शुरू करता है तो जमीन ऊपर से कोई होने का नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उनके हालात भी काफी सेफ बताया जा रहा है। फिलहाल इंजरी लगभग 12 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और उनका जो है इलाज और मुआवजा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी कंसर्न ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कबाड़ी नाले में एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। नहीं तो में इस तरह के वाकयात और भी देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं क्रिटिकली लोग ये भी कर रहे हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर भी जो है लोग इल्जाम आयद करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में आप देख सकते हैं ये मेन जो रोड है, मेन जो टेरीन है, यहीं से डिस्ट्रिक्ट करगिल टाउन के लिए रास्ता चला जाता है और यहीं से डेली बेसिस पे सैकड़ों के तादाद में यानी हजारों के तादाद में यहीं से मूवमेंट रहता है, चाहे लोगों की आवाजाही हो या बड़े प्रोसेशन हो या उसके अलावा गाड़ियों की आवाजाही हो, वो इसी रूट से रहता है। तो इसके चलते एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा यहाँ पे रोड साइड जो है तारबंदी की गई है, इसको पूरी तरह से बंद करके ट्रैफिक को वन वे ट्रैफिक के लिए डाइवर्ट किया गया है। और इस वक्त करगिल के जितने भी लोग हैं उनसे भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अपील कर रहे हैं कि करगिल टाउन में आज पूरी तरह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए टाउन को बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हादसा पेश आया है और जमीन खिसक गया है, तो इसके चलते अब ट्रैफिक को आप डाइवर्ट करके वन वे ट्रैफिक बाईपास से जो है वन वे ट्रैफिक रखा गया है और साथ ही साथ जो सर्कुलर रोड से बरू की तरफ से आने वाले गाड़ियों को सर्कुलर रोड से जाने की। चलिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल करगिल से बड़ी खबर कि कबाड़ी नाले के पास कुछ बिल्डिंग्स में दरार आई, उसके बाद वो क्लैप्स हुई, 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तमाम जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। ताहम मजीद सूरत हाल ये है कि इंतजामिया के टॉप ऑफिशियल्स बशमूल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है, हालात का जायजा लिया जा रहा है। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे, ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के उस पार हमने उड़ता जम्मू कश्मीर की भी खबर आपको बतानी है, लेकिन आपको बताते चले कि सलामती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इजाफी दस्तों की तैनाती को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात किए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर सांबा और कठुआ कर जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर बीएसएफ की तैनाती को यकीनी बनाया गया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि मरकजी वजारत दाखिला ने एक बड़ा फैसला लिया है और मरकजी वजारत दाखिला ने आसाम राइफल्स की मजीद 2 बटालियनें जम्मू के अंदर तैनात करने को मंजूरी दे दी है और इस जिमन में ये दोनों बटालियनें जो है वो जम्मू के अंदर रहेंगी और एंटी टेरर ऑपरेशंस के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ताउन देगी।
आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुश्तरका कार्रवाई करती है, लेकिन इसमें अब खिदमात जहां पर बीएसएफ की भी ली जा रही थी, जो बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी सबसे बड़ा रोल रहता है बीएसएफ का, लेकिन अब अंदरूनी इलाकों के अंदर भी आसाम राइफल्स की खिदमात हासिल की जा सके और इस ग्रिड को मजबूत करने के साथ साथ जहां बीएसएफ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां अंजाम दे रही है, वहीं पर सिक्योरिटी इदारों के साथ तालमेल को यकीनी बनाने के लिए और जम्मू प्रोविंस के अंदर मजीद इन ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए आसाम राइफल्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। तकरीबन 3000 फौज और 2000 के आसपास जो बीएसएफ के एहलकार थे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू सूबे में जब इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां चल रही हैं तो उसमें उनको इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन इस बटालियन आने के बाद ये जो काउंटर मिलिटेंसी ग्रिड है उसको मजीद मजबूत करने का भी एक मकसद इसके पीछे है और दूसरा ऑपरेशंस को मजीद तेज किया जाए। आप सबको याद होगा कि कई मरतबा न सिर्फ रिपोर्ट्स आई बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह से लेकर फौज की आला क़यादत ने भी इस बात का खुलासा किया कि जम्मू सूबे के अंदर दरअंदाजी हालिया दिनों में भी हुई है और माजी में वाक़यात को रोकने के बावजूद भी इस बार बहुत सारे ऐसे लोग या जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे वो दरअंदाजी करने में कामयाब रहे। तो जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ इलाकों में नतीजा ये है कि कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। आगे चलकर मुख्तलिफ रिपोर्ट जब आपको दिखाएंगे तो आप एरिया वाइज भी समझेंगे, लेकिन ये जो बटालियन है इसको जो कि इससे पहले अंदर भी इसके इक़दाम कर रही थी, कार्रवाई में मसरूफ थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के एहलकार उनके साथ थे। अब आसाम राइफल्स जो मरकजी वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया है, चूंकि आप सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त जो सारी सूरत हाल उसको वजारत दाखिला देख रही है, सिचुएशन को देखा जा रहा है। इससे पहले बीएसएफ के एहलकार जो ओडिशा, मणिपुर और दीगर कई इलाकों में जहां पर जिन एरियाज के अंदर अफस्पा भी रहा वहां पर भी जो एरियाज तशद्दुद से मुतासिर हुए, नुकसान माजी के 20, 25, 30 वर्षों में हुआ, उन इलाकों के अंदर एक कलीदी रोल आसाम राइफल्स का रहा है। उड़ीसा के अंदर हो, मणिपुर के अंदर हो, दीगर कई हिस्सों में, लेकिन अब जाकर इस बटालियन को जम्मू कश्मीर में भी इन ऑपरेशंस का हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए एक प्लान तरतीब दिया गया है और बहुत जल्द इन तमाम दोनों बटालियनों की तैनाती जो है वो जम्मू के अंदर कर दी जाएगी। और फिल वक्त अगर सिक्योरिटी ज़राए की बात को सही माना जाए तो 50 के करीब इंतहा पसंद जो फॉरेन मिलिटेंट्स है वो इस वक्त मौजूद है डोडा, उधमपुर, पुंछ, रजौरी, रियासी और कठुआ के बालाई इलाकों के अंदर। और यही वजह कि बड़े पैमाने पर इन तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त ऑपरेशन भी जारी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक खबर आपके सामने रखेंगे कि सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं और साथ साथ आपके पास जब आएंगे तो बात जरा उड़ता जम्मू कश्मीर की भी करेंगे और एक मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मोहताज अतारो बिल्कुल नहीं है, जब स्क्रीन पर आएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज की बातचीत कितनी अहम है। छोटा सा ब्रेक। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,